बुधवार की सुबह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 2 महीने के अंतराल पर होने वाली बैठक बस शुरू होने वाली थी और इसी बीच एक खबर आई जिस पर आरबीआई के साथ साथ पूरे बाजार की नजरें थम गई। रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 रुपए का स्तर पार कर गया। रुपए में बीते 8 महीनों से गिरावट का दौर जारी है और अब यह अपने अब तक के सबसे नए निचले स्तर पर जा पहुंचा है। लंबी अवधि में स्थिर प्रकृति का रुपया पिछले एक साल में ही 85 से 90 के स्तर के पार पहुंच गया है। बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरा और अपने नए ऑल टाइम लो 90 रुपए 21 पैसे पर जाकर रुका। लेकिन कैसे रुपए में यह गिरावट आई और क्या कभी रुपया और डॉलर एक बराबर हुआ करते थे, यानी एक डॉलर एक रुपए के बराबर भी हुआ करता था, और कब कब रुपया गिरा है, आपको बताते हैं। अक्सर आपने सुनने को मिला होगा आपको कि आजादी के वक्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को एक डॉलर एक रुपए के बराबर था। यह ख्याल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आर्थिक जो एविडेंस हैं, जो तथ्य हैं और जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं, वो कुछ और ही इसके बारे में बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो असल में जब देश आजाद हुआ उस वक्त का एक रुपया एक डॉलर के बराबर था, यह तथ्य सही नहीं है। केंद्रीय बैंक के दस्तावेज आरबीआई द 1991 प्रोजेक्ट डेटा के मुताबिक आजादी के समय भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर से नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था और रुपए की जो दर है वो पाउंड से तय होती थी। एक पाउंड उस समय 13 रुपए 33 पैसे के बराबर था और उस समय ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 डॉलर 3 पैसे थी और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक डॉलर की कीमत लगभग हुई 3 रुपए 30 पैसे। जाहिर है आप कहेंगे कि फिर भी बहुत अच्छी सिचुएशन थी। इसीलिए सच्चाई यह है कि देश आजाद हुए एक डॉलर एक रुपए के बराबर नहीं था बल्कि 3 रुपए 30 पैसे के बराबर था, लेकिन हालात फिर भी बहुत बेहतर थे। फिर दौर हुआ शुरू गिरावट का। सबसे पहला दौर आया 1966 का। भारतीय मुद्रा को गिरावट के लिहाज से पहला झटका इसी साल में लगा। इस दौरान एक डॉलर के मुकाबले रुपया 4 रुपए 76 पैसे से गिरकर सीधा 7 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। इसका जो कारण बताया जा रहा है, उस वक्त ये जो लगातार मार्केट में थी, उथल पुथल का जो दौर था, चीन और भारत के बीच में जिस तरीके के युद्ध थे, पाकिस्तान के साथ 1965 का जो युद्ध था, कई परेशानियां थी, उसे देश जूझ रहा था और इन लड़ाइयों ने अर्थव्यवस्था की कमर उस वक्त तोड़ कर रख दी। बजट घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसका असर रुपए पर भी मिला। इसी बीच 1965 से 66 में देश में भयंकर सूखा पड़ा, जैसे खाद्य उत्पादन गिरा, महंगाई आसमान छूने लगी और मुश्किल वक्त जो है वो यहां पर लगातार हो रहा था। विदेशी मदद जो है उसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। वर्ल्ड बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हो, मदद देने के लिए उन्होंने कई शर्तें रखी। भारत को अपनी मुद्रा का उस वक्त में जो डिग्रेडेशन है, अवमूल्यन है, वो करना पड़ा ताकि जो निर्यात है वो बढ़ सके। और उसके बाद 6 जून 1966 को इंदिरा गांधी की सरकार ने रुपए का 57.5% अवमूल्यन किया था और इसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपया टूटकर 7 रुपए 50 पैसे के पार पहुंच गया था। अब साल आया 1991 का। फिर एक बार झटका रुपए को लगा। आर्थिक संकट, उदारीकरण और रुपया कैसे पूरी तरीके से बिखर गया। रुपए में गिरावट के लिहाज से साल 1991 में देश के लिए काफी जो अहम साल ये कहा जा सकता है। ये वो साल था जब आर्थिक चुनौतियों से देश जूझ रहा था, आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया गया और उस वक्त रुपया 21 से गिरकर 21 रुपए उस वक्त रुपया डॉलर के मुकाबले हुआ करता था, सीधा 26 के करीब पहुंच गया था और ये भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ भी बताया जाता है। भुगतान संतुलन के संकट के कारण भारत के पास आयात करने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का ही जो फॉरेन रिजर्व है वो उस वक्त बचा था। दूसरी ओर जो खाड़ी देश हैं और खाड़ी युद्ध है, यानी कि इराक की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, वहां पर भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी। इससे भारत का जो आयात है वो लगातार महंगा होता जा रहा था। रुपया और कमजोर इससे लगातार हो रहा था। देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। निवेशकों का भरोसा भी लगातार भारत से घट रहा था और ये संकट है, मुश्किल हो रहा था और इससे निकलने के लिए उस वक्त में जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने,
और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला लिया। लिबरेशन की बात जो है वो की गई और रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यित किया गया ताकि निर्यात जो है वो सस्ता हो सके और विदेशी मुद्रा देश में आ सके। इसके बाद साल आया 2008 का, तब भी झटका लगा। 1991 के बाद देश में गठबंधन की सरकारों का दौर चल रहा था। रुपये को इसका लगातार खामियाजा भी उठाना पड़ा। 1991 से 2008 के बीच में रुपया कमजोर होता जा रहा था और 39 पर पहुंच चुका था। 2008 की मंदी के बाद रुपये में फिर एक बड़ी गिरावट आई और ये टूटकर $1 के मुकाबले 51 रुपए के पार पहुंच गया। हालांकि ये गिरावट भारत की वजह से नहीं मानी जाती है, बल्कि वैश्विक कारणों से थी। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स बैंक, इसके बारे में आपने सुना होगा कि जब मंदी जो है आई थी, रिसेशन का दौर आया था, जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने जोखिम से बचने के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और वापस अमेरिकी डॉलर में निवेश करने लगे। जब डॉलर की मांग बढ़ी तो रुपया और कमजोर पड़ गया और इसका असर सीधा भारत के रुपए पर दिखा। इसके बाद एक और झटका लगा 2013 में। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने से पहले रुपए में आखिरी बड़ी गिरावट जो है वो तभी यहां पर देखी गई थी। दरअसल साल 2013 के अंदर ये बड़ी गिरावट हुई थी। इस दौरान रुपया $1 के मुकाबले 55 रुपए से फिसलकर सीधा 68 रुपए 80 पैसे तक जा पहुंचा था। और इसी वजह से जो है उस साल लगातार जो उस वक्त की यूपीए सरकार थी उस पर बड़े सवाल उठे थे। इस साल में यूएस फेडरल रिजर्व ने भी घोषणा की कि वो बाजार में पैसा डालना कम कर देंगे। इस टेपर टेंट्रम की खबर से डरकर निवेशकों ने भारत से भारी मात्रा में पैसा निकाल लिया और इस दौरान मॉर्गन स्टैनली ने भारत को फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में उस वक्त शामिल कर दिया था। फ्रेजाइल 5 का मतलब है जो बहुत ज़्यादा अस्थिर थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि हमारा चालू खाता जो घाटा था उस वक्त में, जो CAD था, वो महंगाई बहुत ज़्यादा उस दौरान हो गई थी। वहीं अब साल आया है 2025 का। अभी तक ये जो रुपया है ये 81 रुपए से लेकर 85 के बीच में लगातार झूल रहा था। 84-85 के स्तर पर भी लगातार कारोबार करता हुआ दिख रहा था। पिछले 2-3 साल से यही हो रहा था। लेकिन फिर 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और फिर ये टैरिफ वॉर का जो खेल शुरू हुआ और अब रुपया $1 के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा और 90 रुपए के पार चला गया। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को टैरिफ का डर दिखाकर व्यापार समझौते के लिए दबाव बनाया है। कुछ देश झुक भी गए हैं, टैरिफ कम भी हो गए हैं, उनके हट भी गए हैं। हालांकि भारत ने अपने व्यापारिक हितों से समझौता करने से मना कर दिया अमेरिका को और ये बात ट्रंप सरकार को नागवार गुजरी। अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ लगाने का जो है ऐलान किया था और इसके बाद अमेरिका में भारतीय जो उत्पाद हैं उनका जो निर्यात है उस पर सीधा असर पड़ा। विदेशी निवेशकों ने भी इस बीच जमकर बिकवाली की और इसका असर ये कि कमजोर लगातार रुपया हो रहा है। हालांकि सरकार का ये मानना है कि रुपये की जो हालिया कमजोरी है उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जो असर है वो नहीं पड़ा है और कुछ जानकार मानते हैं कि रुपये का गिरना हमेशा कमजोरी नहीं होती है। 1991 के बाद से रुपये की जो वैल्यू है बाजार लगातार तय करता रहा है और कई बार रुपये का जो गिरना है वो एक्सपोर्टर्स जैसे कि IT कंपनियां, फार्मा, इसके लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उन्हें डॉलर में कमाई होती है और रुपये में बदलने पर उन्हें ज़्यादा पैसा यहाँ पर मिलता है। लेकिन अंत में सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। भारत अपनी ज़रूरत का जो 80% से ज़्यादा तेल है वो आयात करता है, जिसका भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए होता है। दुनिया भर में अनिश्चितता के हालात हैं, युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार जिस तरीके से चल रहा है और जो तमाम निवेशक हैं वो अब डॉलर को सुरक्षित निवेश जो है वो मान रहे हैं और इसलिए डॉलर मजबूत भी हो रहा है और इन्हीं कारणों से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रहा है। और अगर रुपये में ये स्थिरता लानी है तो सरकार और रिजर्व बैंक को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के विकल्प के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा जिससे कि रुपये जो है मजबूत हो सके। इसके लिए रणनीति बनानी होगी और देश में निर्यात के लिए जो आधारभूत ढांचे का सुधार और बेलगाम जो स्थितियां हैं उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश यहाँ पर करनी होगी जिससे कि इस रुपये की गिरती कीमत को रोका जा सके। वहीं अगर ये तमाम चीज़ें बेहतर होती हैं तभी निवेशकों का जो भरोसा है वो बाजार पर बनेगा और इसका फ़ायदा अर्थव्यवस्था, रुपया दोनों को मिलेगा। फिलहाल अब आगे किस ओर जो है वो तमाम ये चीज़ें, तमाम ये रणनीतियाँ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर जो रुपया गिर रहा है इसमें क्या सरकार की जो नीतियाँ हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई हैं या फिर ये सिर्फ फौरी तौर पर हो रहा है, आगे रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं? जो भी आपका मानना है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।